नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नेशनल हाईवे 74 पर शिमला पिस्तौर स्थित के दिल्ली पब्लिक स्कूल में नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप का आगाज बड़े ही धूमधाम के साथ आरंभ हुआ। चैंपियनशिप का आरंभ ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी राजीव मेहता, विधायक राजकुमार ठुकराल सहित कई अधिकारियों ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस चैंपियनशिप में 32 राज्यों से कुल 28 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जिसमें 537 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। नेशनल फेंसिंग प्रतियोगिता 15 मार्च से 17 मार्च तक जूनियर वर्ग हेतु तथा 19 मार्च से 21 मार्च तक सीनियर वर्ग हेतु आयोजित की जा रही है। डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल को मेजबानी करने का मौका मिला है नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप का, तलवारबाजी का। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे रुद्रपुर का नाम विश्व के मानचित्र पर पहुंचा है और ये प्रतियोगिताएं कराने में हम लोग सक्षम हैं। विभिन्न विचारधाराओं के विभिन्न प्रदेशों से यहाँ पर खिलाड़ियों का पदार्पण हुआ है, जो हमारे रुद्रपुर को समझेंगे, इस तराई की मिट्टी को समझेंगे, यहाँ के चावल को समझेंगे और उत्तराखंड जहाँ पर देवभूमि है, देवताओं का वास रहा है, उस भूमि को भी समझने का प्रयास करेंगे। मैं तो चाहूँगा वो यहाँ भ्रमण करें और किसी बात की कमी होगी तो हम लोग बैठे हैं। लेकिन ये मेहता जी का प्रयास, सुरजीत सिंह ग्रोवर जी का प्रयास कि यहाँ पर ये तलवारबाजी की चैंपियनशिप हो रही है। रुद्रपुर के प्रांगण में नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। ये 3 दिवसीय है। उसके बाद वॉलीबॉल का भी चैंपियनशिप होना है और इस नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप में हमारे 27 राज्यों के लगभग खिलाड़ी और ऑफिशियल्स मिला के 700 लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है कि हम पे ट्रस्ट किया गया कि डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा गेम होने का अवसर दिया गया। इसके लिए हम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और इंडियन फेंसिंग एसोसिएशन का मैं शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आप लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया और इतना बड़ा प्रोग्राम हमें दिया। इससे जो गेम्स के बारे में लोगों को जानने का मौका भी मिलेगा और हमारे जो प्लेयर हैं उनको भी एक मौका मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें यहाँ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सरोवर नगरी नैनीताल में आज दूसरे दिन भी निजीकरण के विरोध में सरकारी और गैर सरकारी बैंक के कर्मचारियों ने स्टेट बैंक परिसर में एकत्र होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नैनीताल में आज दूसरे दिन बैंकों में ताले लटके रहे। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते ग्राहकों सहित नैनीताल पहुंचे पर्यटकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो बैंकों के उसका निजीकरण का उस पर हड़ताल 2 दिन से चल रही है। सरकार की जो मंजूरी चल रही है, जो हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनको भी निजीकरण की ओर ले जा रही है, जो देश हित में नहीं है, न कर्मचारियों के हित में है और इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आपको समझना चाहिए। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के हमारी हड़ताल 2 दिन से जारी है और आगे भी हमारा प्रोग्राम यह है कि हो सकता है हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले। देवभूमि उत्तराखंड जितनी दिव्य और सुंदर है, अब उतने ही पराक्रमी संतों के हाथ देवभूमि की कमान सौंप दी गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्वामी यतीश्वरानंद की, जिन्हें तीर्थ टीम 11 में जगह मिली है। ऐसे में आध्यात्म और राजनीति के मिश्रण का कितना फायदा उत्तराखंड को मिलेगा, इसी को लेकर राज्य मंत्री यतीश्वरानंद से खास बातचीत की न्यूज इंडिया के रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता ने। कहते हैं अगर ज्योतिष की अगर आपको जानकारी लेनी है और अगर आस्था में आपको विश्वास करना है तो आपको ज्योतिषाचार्य या महाराज के पास जाना होगा, क्योंकि वो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। मगर आज हम उत्तराखंड के एक ऐसे महाराज की बात करेंगे, एक ऐसे साधु संत की बात करेंगे जिसका दिल्ली आला कमान ने भाग्य बदला है। वो हैं हरिद्वार से विधायक यतीश्वरानंद जी। यतीश्वरानंद जी तीर्थ की जो मंत्रिमंडल है, टीम 11 है, उसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। यतीश्वरानंद जी हमारे साथ हैं। यतीश्वरानंद जी, साफ तौर पर साफ कह सकते हैं कि अक्सर भाग्य बदलने की बात करने के लिए साधु संत और महाराज के पास आना पड़ता है। क्या आप ये मानते हैं कि अब आपकी किस्मत को दिल्ली में बैठे आला कमान ने आपकी मेहनत, आपके प्रतिफल के कारण बदला है और 4 साल भले ही आप इस कुर्सी से दूर रहे हों मगर तीर्थ ने आप पर विश्वास किया है? देखिए, मैं कर्म पर विश्वास करता हूँ। पार्टी ने जब जब भी मुझे कोई जिम्मेवारी दी है उसका मैंने बड़े ईमानदारी से और बड़ी कर्मठता से उसका पालन किया है। मैं 8 साल की उम्र में गुरुकुल में चला गया था। मेरी सारी शिक्षा जो है एमए तक की वो गुरुकुलों में मेरी शिक्षा हुई है। और गुरुकुलों का मतलब
वहाँ पर किस समय उठना चाहिए, किस समय भोजन करना चाहिए, किस समय सोना चाहिए, किस समय संध्या करनी चाहिए, किस समय पूजा करनी चाहिए, किस समय व्यायाम करना चाहिए। 24 घंटे का बिल्कुल एकदम व्यवस्था है वहाँ पर, हर समय उसका नियत है। तो मैंने वो पूरा जीवन, वो ज़िंदगी मैंने जी है। मैं महर्षि दयानंद जो हमारे आर्य समाज के संस्थापक थे, उनके विचारों से प्रभावित रहा हूँ। उसके बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हूँ। तो मैं आज जो मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, जो पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी, मैंने उसका ईमानदारी से पालन किया। और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं विधायक बनूंगा और उसके बाद में मंत्री बनूंगा। तो क्योंकि हमारा जो संगठन है, इसमें बहुत सारे लोग देखते हैं किस व्यक्ति का कैसा आचरण है, कैसा व्यवहार है, कैसा खान पान है, क्या उसकी सोच है। तो ये सब देखने के बाद इस पार्टी में आगे बढ़ाया जाता है। तो निश्चित रूप से उन जो हमारे संगठन ने मुझ पर विश्वास किया, मैं कभी भी उसको ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। किस बात को सोचकर स्वामी जी को जिम्मेवारी दी थी और ये क्या निकले। भगवा कपड़ों को लेकर अक्सर राजनीति में दूसरी दृष्टि से देखा जाता था, मगर योगी आदित्यनाथ ने इसको बिल्कुल बदल दिया। योगी ने जब से वो कुर्सी संभाली, वहां पर मायने बदल दिए और वहां योगी राज आ गया। तो अब कहा जाए महाराज हरिद्वार की तस्वीर बदलेंगे। और एक घटना का उल्लेख करता हूं महाराज जी, 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने कहा था कि हरिद्वार को मक्का मदीना की तर्ज पर सजाना चाहिए और देश भर की, दुनिया भर की फ्लाइट हरिद्वार आना चाहिए, क्योंकि हरिद्वार का स्वरूप बदलेगा। आज आपको मौका मिला है, आज आप मंत्री बने हैं उत्तराखंड सरकार में। क्या लगता है उस संकल्प को आपने याद किया हुआ है और प्रायोरिटी पर क्या क्या चीजें रहने वाली हैं हरिद्वार को लेकर? देखिए, मैं राजनीति के अंदर जो वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री है माननीय मोदी जी, उनको भी एक योगी के रूप में देखता हूँ। और मैं समझता हूँ केवल कपड़ों से सन्यासी व्यक्ति नहीं होता, आदमी का जीवन कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उससे व्यक्ति की उसमें झलक दिखती है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हुए जिन लोगों ने सन्यास नहीं लिया, लेकिन वो सन्यासियों से बड़ा काम कर गए देश में। तो निश्चित रूप से जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बने हैं, लोगों ने राजनीति करने का अपना तरीका भी बदला है। उन्होंने महसूस किया कि अगर हम मोदी जी के विचार से अगर राजनीति करेंगे तो राजनीति में सक्सेस होंगे, वरना जनता हमारों को नकार देगी। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसे मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगी नाथ जी मिले हैं, उनका भी अब अपने काम करने का तरीका अलग है। वो भी जिस प्रकार का राजनीति में वातावरण माननीय मोदी जी बनाना चाहते हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाएंगे। एक आखिरी सवाल महाराज जी आपसे कि क्या सच में आपको विश्वास था कि मैं जिस तरह से हम लोग कयास लगा रहे थे मीडिया में, जब ये कैबिनेट के नाम आ रहे थे, दूसरे नाम आ रहे थे, तो जो चौथा नाम था बंशीधर भगत, बिशन सिंह चुफाल, और अगर बात की जाए जो लगातार नाम चल रहा था गणेश जोशी के अलावा, वो महेंद्र भट्ट चल रहा था, मगर सब लोग सरप्राइज थे जब आप शपथ ले रहे थे। आपको खुद मालूम था? पहली सूचना कब मिल गई थी? मेरे पास 4:15 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन गया। हालांकि मेरे पास सवेरे 7-8 बजे से बधाई आनी शुरू हो गई थी कि स्वामी जी आपको बधाई हो। तो मैंने कहा कि मैं आपकी बधाई को स्वीकार करता हूं, लेकिन अब तक मित्रों मेरे पास कोई सूचना नहीं आई। लेकिन मुझे विश्वास था निश्चित रूप से, क्योंकि मैं जिस प्रकार से कर्म करता हूं, काम करता हूं, तो मुझे पार्टी निश्चित रूप से कभी न कभी कोई जिम्मेवारी देगी, और वो मुझे पार्टी ने दी है। न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। आप थे स्वामी यतेश्वरानंद, जिन्होंने साफ बताया कि किस तरह से सुबह 4 बजे उनको एक सूचना मिली, वो भी टेलीफोन सीधे सीएम का, और उसके बाद वो अब मंत्री का सफर तय कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने बात की है कि वो योगी और मोदी को भी एक साधु संत मानते हैं और उन्हीं को पर अपनी आस्था जताते हुए अपना आगे राजनीतिक ना सिर्फ सफर तय करेंगे, बल्कि हरिद्वार के लिए वो कर दिखाएंगे जो उन्होंने सोच रखा है। अपने सहयोगी आशीष धीमान के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। आपको बता दें कि टिहरी में बीते 3 मार्च से लापता चल रहे रिंडोल गांव के राजेश रतूड़ी की मौत की गुत्थी का राज सुलझ गया है। एसएसपी टिहरी ने बताया कि परिजनों और गांव के लोगों का शक एक महिला पर था, जिसकी गिरफ्तारी का दबाव भी पुलिस पर बनाया जा रहा था, लेकिन वो महिला निर्दोष पाई गई। पुलिस ने जांच के बाद गंभीर सिंह उर्फ गम्मा को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी निशानदेही पर मृतक का मोबाइल भी बरामद कर लिया गया।
5 मार्च को जनपद टिहरी गढ़वाल में कोतवाली नई टिहरी पर श्री मणिराम रतूड़ी द्वारा अपने पुत्र राजेश रतूड़ी की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस के द्वारा काफ़ी सघन चेकिंग और खोजबीन अभियान चलाया गया, जिस क्रम में एक मृतक का शव टिहरी झील के पास बरामद हुआ पीपल डाली क्षेत्र में, और इसकी शिनाख्त गुमशुदा राजेश रतूड़ी के रूप में की गई। और इसकी जो हत्या थी उसमें ग्रामीणों का शक एक पर्टिकुलर सस्पेक्ट पर था और काफ़ी दबाव उस महिला की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर बनाया भी गया, परंतु किसी प्रकार के दबाव में कार्य ना करते हुए पुलिस द्वारा बहुत निष्पक्ष रूप से विवेचना की गई और जो भी एविडेंसेस हमारे द्वारा कलेक्ट किए गए, जो भी प्राइमा फेसी हमारे द्वारा सीन ऑफ क्राइम का भ्रमण करके और जो विभिन्न तकनीकी पुष्टि के पश्चात अभियुक्त गंभीर सिंह उर्फ गम्मा को गिरफ्तार किया गया है और अभियुक्त की निशानदेही से मृतक का मोबाइल फोन। तो वहीं तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन उनकी भागदौड़ से साफ जाहिर हो रहा है कि वो हर व्यक्ति को साथ लेकर चलना चाहते हैं, जिसे लेकर वो आम लोगों से लेकर अपने कार्यकर्ताओं को भी समय दे रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक वो सभी से मुलाकात करते हैं और किसी को भी बिना मिले जाने नहीं दे रहे, जिससे आम लोगों में उनके प्रति जुड़ाव देखा जा रहा है। हम लगभग प्रदेश के राजकीय पॉलिटेक्निक में 250 संविदा शिक्षक लगभग 8-10 सालों से कार्यरत थे और 2018 में हमें अकारण ही बाहर कर दिया गया था। इसी के रिगार्डिंग हम सीएम सर से मिले थे, जिसमें उन्होंने हमें काफ़ी सकारात्मक हमारी बातों को सुना है और एक सकारात्मक आश्वासन दिया है कि हम आपकी बातों पे मांगों पे कार्रवाई करेंगे। आज हम मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, काफ़ी देर से हम उनका इंतजार कर रहे थे, तो अभी उनसे मिले हैं। 2 साल से हम पॉलिटेक्निक संविदा शिक्षक हैं, पिछले 2 साल से हम बाहर थे और मुख्यमंत्री जी से हमें बहुत ही सकारात्मक आश्वासन मिला है। क्या चाहते हैं आप? हमारी जो नौकरी है हमें उसी तरीके से मिल जाए जैसे हम संविदा में पिछले 10 सालों से काम कर रहे थे, 10-12 साल से काम कर रहे थे। हमारी जो नियुक्तियां हुई थी वो प्रॉपर चैनल से हुई थी, लेकिन बीच में कुछ हो गया तो हमें बाहर कर दिया गया था। तो अभी हमें मुख्यमंत्री जी से पूरी उम्मीद है कि वो हमारी परेशानियों को समझेंगे। कर्मचारियों की लगभग 78,000 कर्मचारी उत्तराखंड से हमारे पुरानी पेंशन से वंचित ऐसे हमारे साथी हैं जिनकी पीड़ा को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलने आए थे और उनके द्वारा हमें बहुत उन पर उम्मीद है और विश्वास है, क्योंकि जब वो सांसद के रूप में हमारे गढ़वाल सांसद थे तो उनके द्वारा खुद एक पुरानी पेंशन बहाली किए जाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी को एक समर्थन पत्र हमारे पक्ष में दिया गया। तो आज हमारी एक आस जगी है कि वे जो उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी को पत्र दिया तो आज वे खुद मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड में हम आज इस पद पे सुशोभित हैं। तो हमारा एक विश्वास जगा है। तो इसी क्रम में हमने आज प्रदेश कार्यकारिणी हमारे बीच आई है, माननीय मुख्यमंत्री को मिली और उन्होंने आश्वस्त किया कि पुरानी पेंशन में मैं एक अहम फैसला लूँगा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियां अपने आप को मजबूत करने के प्रयास में लगी हुई हैं, लेकिन काशीपुर में कांग्रेस पार्टी कमजोर होती दिखाई दे रही है। काशीपुर में ही कांग्रेस पार्टी में आपसी मतभेद इस कदर हो चुके हैं कि उन्हें संभाल पाना अब मुश्किल दिखाई दे रहा है। हमारे पूर्व सभासद रईस परवाना जी, जो कांग्रेस पार्टी में जिन्होंने बहुत समय तक सेवा की बिना किसी लालच के, निष्कपट, आज उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है। काफ़ी टाइम से उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा जताई थी। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस से त्यागपत्र देके आज उन्होंने इस प्रोग्राम को रखा और अपने साथ काफ़ी लोगों के साथ वो पार्टी में शामिल हुए। आजकल कांग्रेस को कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस में जो आज आपके शहर के लीडर हैं या ऊपर के जो नेता लोग हैं, उन्हें सिर्फ चमचे पालने का शौक़ रहेगा। उनके लिए पार्टी कोई अहमियत नहीं रखती, सिर्फ उनकी चमचागिरी चाहिए और जो लोग उनकी चमचागिरी करते हैं उन्हीं लोगों को अहमियत दी जाती है। किसी मतलब के एक्टिव कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में कोई अहमियत नहीं दी जाती। तो हमारे लोगों बड़ी मोहब्बत से हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं आम आदमी में। आज आपने देख लिया होगा कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर आम आदमी पार्टी में आए हैं। तो हम गांव देहातों में देख रहे हैं तो लोगों का एक लगाव, लोगों की एक दिलचस्पी आम आदमी तरफ बढ़ रही है और बहुत जल्द ही आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा रुतबा बढ़ेगा और इस प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। वहीं तीरथ सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए हरिद्वार ग्रामीण से विधायक स्वामी यतीश्वरानंद और ज्वालापुर से बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को पत्र लिखा। उन्होंने हरिद्वार जिला सहकारी बैंक में हुई 34 नियुक्तियों को तत्काल रद्द करने की मांग की। राज्य मंत्री यतीश्वरानंद और विधायक राठौड़ ने बैंक प्रबंधक पर इन नौकरियों को देने के लिए करोड़ों रुपए वसूलने का आरोप लगाया।
तो वहीं निजीकरण के विरोध में सरकारी बैंकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। तो वहीं खटीमा में बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ रोष जताया। साथ ही सरकार के बैंकों के निजीकरण करने वाले कदम को बैंक कर्मचारियों के साथ उपभोक्ताओं के अस्तित्व को भी खतरा बताया। राष्ट्रव्यापी हड़ताल है आज के दिन 15 तारीख और 16 तारीख। हमारा जो मेन मुद्दा है और मेन जो मांग है वो निजीकरण के खिलाफ है। सरकार सभी सरकारी बैंकों को निजी कर रही है, प्राइवेटाइज कर रही है, जिससे कि हमारा और एक आम जनता का जो हार्ड अर्न मनी है, पैसे खून पसीने से कमाई हुई पैसा है, वो सारा का सारा प्राइवेट बैंकों के थ्रू उड़ाने का प्लान है, जो कि हम लोग बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसको बिल्कुल बर्दाश्त। तो वहीं उत्तराखंड में पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर की राष्ट्रीय सेवा योजना छात्र इकाई के शिविर का जिला समन्वयक मोहन पांडे ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शिविर की व्यवस्थाओं तथा स्वयंसेवियों की सक्रिय भागीदारी पर भी संतोष व्यक्त किया। रामनगर महाविद्यालय का ये 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम था। पिछले एक सप्ताह से हमारे 50 स्टूडेंट्स बॉयज़ यूनिट के यहाँ पर प्राइमरी पाठशाला में शिविर कर रहे हैं। इस अवधि में इन्होंने समाज में जाकर। तो वहीं उत्तराखंड के किच्छा में तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। दरअसल किच्छा निवासी जगदीश अग्रवाल अपने परिवार के साथ गदरपुर में अपनी बेटी की शादी करने के बाद लौट रहे थे और इसी दौरान आदित्य चौक के पास राहगीर को बचाने के चलते उनकी कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में दुल्हन की मां समेत 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की तुलना भगवान राम से करने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तीरथ सिंह पर निशाना साधा। हरदा ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री जी को ग्लैमराइज करना स्वाभाविक है और यदि बीजेपी के मुख्यमंत्री जिनकी नई नई नौकरी लगी हो वो प्रशंसा में कुछ भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री जी को ग्लैमराइज करना स्वाभाविक है और यदि भाजपा के मुख्यमंत्री जिनकी नई नई नौकरी लगी वो प्रशंसा में कुछ कदम आगे बढ़ जाएं तो वो भी सम्य हो सकता है। लेकिन आज किसी मानव की भगवान राम कृष्ण से यदि तुलना करेंगे, ये कहेंगे जैसे उनकी पूजा होती है वैसे ही मोदी की भी पूजा होगी, तो कम से कम मैं समझता हूँ कोई मुख्यमंत्री और वो भी देवभूमि का मुख्यमंत्री यदि राम और कृष्ण हमारे आराध्य कृष्ण का देवताओं का अवमूल्यन करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।